देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आप तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों का और पब्लिक के मंच में आज नहीं जुड़ेंगे लेकिन हमेशा जुड़ने वाले मेरे साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज एक खबर ने सबको दहला कर रख दिया। अखाड़ा परिषद, जो देश के जितने भी अखाड़ा हैं जो हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा के लिए बने हुए हैं, उनके अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत से स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ सबने बेहद दुख जताया है। महेंद्र नरेंद्र गिरि की मौत का सच क्या है, आज इसी मामले पर देश की बहस होगी। इसी बीच खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि आनंद गिरि जो कि शिष्य है महंत नरेंद्र गिरि के, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने हमसे अब से थोड़ी देर पहले बात करके ये कहा था कि महंत नरेंद्र गिरि की हत्या हुई है। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे महंत नरेंद्र गिरि पर, एक के बाद एक कई आरोप लगाए थे और लगभग सभी आरोपों पर उन्होंने माफी मांग ली थी। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आनंद गिरि अपने पांव में गिरे हुए हैं अपने गुरु नरेंद्र गिरि के और उनसे माफी मांग रहे हैं। उन्होंने 3 आरोप मोटे तौर पर उन पर लगाए थे। पहला बड़ा आरोप ये था कि वो अपने परिवार से संबंध रखते हैं, दूसरा बड़ा आरोप ये था कि मठ की संपत्तियों का वो वीजा इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरा और बड़ा आरोप जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और साथ ही साथ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि महंत नरेंद्र गिरि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो मठ से जुड़ी संपत्तियां, बांगभरी जो मठ है उससे जुड़ी संपत्तियों को प्रॉपर्टी डीलर्स और अपने नजदीकी लोगों को बेच रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी महंत आनंद गिरि से। आनंद गिरि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में उत्तराखंड पुलिस ने लिया है। हरिद्वार में बताया जा रहा था उन्हें, हरिद्वार में है। अब से थोड़ी ही देर पहले हमने बात की थी महंत आनंद गिरि से। उन्होंने उल्टे आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था मुझे फंसाया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरि की जो हत्या है वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो एक बहुत बड़ा साजिश है। इसके पीछे वो लोग हैं जो महंत नरेंद्र गिरि को भी खत्म करना चाहते थे और साथ ही साथ आनंद गिरि को भी खत्म करना चाहते थे। तो आनंद गिरि को हिरासत में ले लिया गया है। हम आपको ये बता दें, ये मामला अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत से जुड़ा हुआ है। उनकी संदिग्ध मौत हुई है, लटकती हुई उनकी लाश मिली थी आज उनके ही कमरे में, और उसी पर हमारा आज का सवाल है, क्या महंत नरेंद्र गिरि की मौत का सच सामने आना चाहिए? यस और नो में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। मैं सीधे सबसे बात करूंगा, मेरे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़ेंगे बता दूं। स्वामी अवधेशानंद गिरि जुड़ेंगे, जाने माने देश के सबसे बड़े संतों में से एक हैं। जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ महंत नारायण गिरि जो कि श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा है उससे जुड़े हुए हैं। पंच दशानम जूना अखाड़ा के वो सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्री दुधेश्वर पीठाधीश के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज जो नेशनल प्रेसिडेंट है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, वो हमसे जुड़ेंगे। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरि तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरि को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। तो प्रशांत कुमार कह रहे हैं आनंद गिरि को हिरासत में ले लिया गया है। मैंने मेहमानों से आपका परिचय कराया, लेकिन जब हमने महंत आनंद गिरि से बात की जो महंत नरेंद्र गिरि के सहयोगी थे, उनके शिष्य थे, उनके चेले थे, उन्होंने ही महंत नरेंद्र गिरि पर कई तरह के आरोप लगाए थे। हमने उनसे सवाल किए आरोपों से लेकर उनकी खुदकुशी पर। उनका कहना है कि महंत नरेंद्र गिरि खुदकुशी कर ही नहीं सकते। उनका यह भी कहना है उनकी मौत एक षड्यंत्र, और ये मौत नहीं, खुदकुशी नहीं, हत्या है। महंत आनंद गिरि ने अपनी सफाई में क्या क्या कहा हिरासत में आने से पहले, सबसे पहले वो सुन लीजिए। न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव बातचीत है।
आनंद गिरी जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने किन संपत्तियों को बेचने का आरोप महंत नरेंद्र गिरी पर लगाया था और क्या बाद में आपने उसके लिए माफी भी मांग ली थी? क्योंकि मेरे पास ये जानकारी है आपने महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांग ली थी, लेकिन उन्होंने मठ से आपका जो निलंबन था उसको वापस नहीं लिया था, क्या सच्चाई है? देखिए, पिछले 1 साल से चीजें खराब हो रही थी। मठ की संपत्तियों को बेचने की बात चल रही थी। मैंने ये कहा था गुरुजी संपत्ति ना बेची जाए, और अंत में बात ये हुई कि मठ की संपत्ति नहीं बिकेगी। मामला आपस में सोल्व हो गया। जहां उनको लगा कि मैंने कोई अभद्रता की, तो मैंने कहा सारी गलतियों की मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने क्षमा भी कर दिया, चीजें ठीक हो गई। लेकिन जो लोग जमीन चाहते थे, जिन लोगों को संपत्ति में लालच था, जिन लोगों को सीधा सीधा लाभ मिला है, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और एक तीर से 2 निशाने किए ताकि मैं भी खत्म हो जाऊं और वो भी चले जाए। तो आज कौन है वो लोग? गए हैं वो लोग, सीधे सीधे उनके कुछ खास लोग हैं जिनके नाम मैं अब जल्दी बताने वाला हूँ। बता सकते हैं आप? अभी बता सकते हैं? सुसाइड नोट में आपका नाम है महंत आनंद गिरी, आपका नाम सुसाइड नोट पे है, जैसा अनुराग बता रहे हैं। इसमें सीधा सीधा जो सिपाही अजय सिंह है और एक मनीष शुक्ला है, ये लोग है, सीबी यादव, यूबी यादव साहब हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो लोग सीधे सीधे संपत्ति का लाभ ले रहे थे। इनके परिवार के लोग थे जिनको मठ की संपत्ति सीधे तौर पर मिल रही थी, सीधे तौर पर मठ की संपत्ति का लाभ ले रहे थे। मैं उस चीज का अपोज कर रहा था लगातार, और उसी अपोज से गुस्सा होकर के उन्होंने पहले मुझ पर गुस्सा किया, तो मैंने अपने आप को अलग किया उस चीज से। वो चीज राहत नहीं आई, आज ये चीज यहाँ तक पहुंच गई। मुझे अंदेशा था कि ऐसा कुछ घटनाक्रम होगा और आज वो घटनाक्रम हो गया। महंत आनंद गिरी, जिन लोगों का आपने नाम लिया है, क्या वो भी सब महंत हैं, सब साधु संत हैं, परिवार के लोग हैं, क्या उनकी बैकग्राउंड है? सब ग्रस्त हैं, सब गुरुजी के आसपास रहने वाले बैकग्राउंड के लोग हैं और सीधे सीधे मठ की संपत्ति का लाभ लेने वाले लोग हैं। जो सड़क छाप थे आज वो करोड़पति बन गए हैं, जिनके बंगले खड़े हो गए हैं, जिनके नाम पर कुछ संपत्तियां खड़ी हो गई है, ये सब वो लोग हैं। आनंद गिरी, मुझे ये तो बताइए, आप उनके शिष्य थे, आप उनके साथ सालों काम करते रहे, आपको उनकी ईमानदारी, आपको उनके इंटेंशन पर क्यों डाउट हुआ? क्या कारण आपको लगता है कि आपको एकाएक लगने लगा महंत नरेंद्र गिरी, जो देश के सबसे सम्मानित और जाने माने साधु है, वो भ्रष्टाचार कर लेंगे? देखिए, 2012 में पहले मठ की संपत्ति बहुत बुरी तरह से बेच दी गई थी, 7 बीघा के आसपास। तब मैंने कहा था कि गुरुजी ये संपत्ति बिक जाएगी तो मठ कहाँ चलेगा। लगाओ जी कहिए बहन जी अपनी बात कहिए। तब जाकर के उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया और बाद में बाकी संपत्ति को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया कि इसको नहीं बेची जाएगी। लेकिन जो लोग इनको प्रताड़ित कर रहे थे, इनका शोषण कर रहे थे, उन लोगों ने उनको इतना दबाया कि संपत्ति भी बेची गई और हम दोनों गुरु शिष्यों के बीच में भी दरार डालने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए। और वही कारण है कि आज इस स्थिति पे मामला पहुंचा। मैं आपके माध्यम से दीपक जी चाहूंगा कि प्रदेश सरकार खुल करके इसमें अपनी भूमिका निभाए और निष्पक्ष जांच हो। इसमें निष्पक्ष जांच होना बहुत अनिवार्य है। अगर मैं दोषी हूं तो मैं जेल नहीं, जहां चाहो वहां फांसी चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जो दोषी है उन पे सीधे तौर पर उनके पर ये तय होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आनंद गिरी जी, इसका मतलब है कि सुसाइड नोट गलत है, फर्जी है? बिल्कुल गलत है। इसमें पुलिस के अधिकारी, एक बड़े अधिकारी, इलाहाबाद के बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें इन्वॉल्व है हमारे पुलिस का एक सिपाही इन्वॉल्व है, इसके अंदर इन्वॉल्व है कुछ लड़के, इसके अंदर इन्वॉल्व है कुछ उनके परिवार के लोग। ये सारे लोगों के खिलाफ सीधे तौर पर ये कानून बनता है। नहीं, आप पुलिस के बड़े अधिकारी का नाम ले सकते हैं आनंद गिरी जी, जब आप इतने खुलकर आरोप लगा रहे हैं और जब आपको मुख्य सुसाइड के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के नाम के तौर पर आपका नाम लिया जा रहा है, तो आप खुलकर नाम ले सकते हैं। और दूसरा मुझे बताइए, फिर ये सुसाइड नोट किसने लिखा और किसने महंत जी को टांग कर लटका दिया, ये भी बताइए। आपको क्या लगता है इसके पीछे? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कमरे के दरवाजे अंदर से बंद मिले। जी हाँ, बिल्कुल। दरवाजा उस कमरे में पीछे से बाथरूम है, बाथरूम का दरवाजा बाहर खुलता है। अब बाहर का दरवाजा बंद करके अंदर का बाथरूम का दरवाजा खुला हो, शायद किसी ने ध्यान न दिया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि नीचे जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे में बाथरूम का दरवाजा सीधा बाहर की ओर खुलता है और मुख्य दरवाजा बंद होता है। तो हो सकता है कि मुख्य दरवाजा बंद करके बाथरूम के दरवाजे से मार करके कोई बाहर निकल गया हो और सुसाइड नोट डाल गया हो। उनकी राइटिंग हम जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, उनके नियम को समझते हैं। वो अपने हाथ से इस चीज कभी लिख नहीं सकते। वो ऐसे आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत दिलेर थे, बहुत साहसिक व्यक्ति थे। वो उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति है ही नहीं। आनंद गिरी, कौन है वो पुलिस अफसर?
वो सीधे तौर पे प्रयागराज से इन्वॉल्व बड़े अधिकारी हैं, जिनका लगातार मुझे भी उस समय भी तमाम धमकियां मिलती रही है, और मैं अब कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं अभी खुद बहुत उस सब महंत आनंद गिरी, खुलकर नाम बता सकते हैं आप न्यूज नेशन पर? आपके ऊपर हत्या का आरोप है सुसाइड नोट के जरिए। नहीं, हत्या नहीं है। देखिए, ये सुसाइड नोट ही गलत है। ये पूरी की पूरी षड्यंत्र साजिश है। इसमें निष्पक्ष जांच हो। आईजी केपी सिंह इसमें इन्वॉल्व है सीधे सीधे तौर पे। ठीक है, आपने लिया आईजी का नाम लिया। आप मुझे ये बताइए कि अगर उन्होंने खुदकुशी नहीं की, जैसा आप कह रहे हैं कि वो खुदकुशी कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब उनकी हत्या हुई है क्या? महंत आनंद गिरी आरोप लगा रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या कर दी गई है उनके ही आश्रम में, उनके ही कमरे में, दरवाजे की कुंडियों को बंद करके। जी हाँ, बताइए आनंद गिरी जी, बताइए। जी हाँ, ये हत्या है, ये बड़ी साजिश है। इसमें अब आगे आनंद गिरी जी आप बोल सकते हैं। चलिए, लगता है कि संपर्क आनंद गिरी से टूट चुका है। लेकिन दीपक जी, कई अहम बातें न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव। महंत आनंद गिरी, जिनका जिक्र सुसाइड नोट में किया गया है, जो शिष्य रहे महंत नरेंद्र गिरी के, उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं। तो आनंद गिरी कई बड़ी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हत्या है, हालांकि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें महंत नरेंद्र गिरी के कुछ नजदीकी लोग शामिल हैं, कुछ लोगों को नामजद किया है, पुलिस के एक बड़े अधिकारी को भी उन्होंने नामजद किया है। लेकिन सवाल ये है, उनका नाम तो सुसाइड नोट में है, तो क्या ऐसे में आनंद गिरी पर भरोसा किया जाए? सीधे सुनते हैं महंत रामविलास वेदांती कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर बहस को आगे बढ़ाएं। सबसे अच्छा काम किया था उन्होंने। और वो नेतृत्व विशाल कुंभ का, देखिए मैं बताऊं, पूरे देश में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। जब ये अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने तो नासिक कुंभ मेले में जो महामंत्री थे, उनके आश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम था विश्व हिंदू परिषद का, जिसमें मैं भी था। और उन्होंने जो कहा उस समय राम जन्मभूमि के लिए कि अब राम जन्मभूमि मंदिर बनने का समय आ गया है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद से निवेदन है कि इस काम की प्रक्रिया को तेज करें। तो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा योगदान था सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने में महंत नरेंद्र गिरी का। अखाड़ा परिषद होता क्या है? दरअसल ये 13+1 यानी कुल 14 अखाड़ों का एक समूह है, उसका यूनियन है, और उसके अध्यक्ष है महंत नरेंद्र गिरी। कुंभ कैसे होगा, जो सुरक्षा है वो सनातन धर्म से जुड़ी संस्थाओं की, वो कैसे की जाएगी, ये काम अखाड़ा परिषद अगर जरूरत हो तो करती है। वैष्णव और शैव और एक तीन परंपराओं के साथ ये पूरे की पूरी अखाड़ा परिषद बनी हुई है, और संतों में सबसे जाना माना नाम महंत नरेंद्र गिरी का रहा है। ऐसे में उनकी रहस्यमय हालात में मौत से या खुदकुशी से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये हत्या है, क्या ये षड्यंत्र है? इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले चलते हैं महंत राजू दास जी के पास। महंत राजू दास जी, बड़ा दुख का विषय है, बहुत दुख की बात है कि सनातन धर्म और संस्कृति का एक ध्वजवाहक आज चला गया। क्या आपको भी इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है? आज बहुत दुख के साथ मुझको कहना पड़ रहा है, जो सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा, उसके बाद राष्ट्र हित में समाज हित में सदैव तत्पर रहकर खड़े रहना। हमारे साथ तो लगातार टीवी चैनल डिबेट पर सप्ताह में एक आध बार तो वार्ता हुई जाती थी। अभी से 4 दिन पहले हमने जो महाराज जी से वार्ता किया, महाराज जी ने फोन किया कि राजू दास जी, धर्मांतरण बहुत तेजी से चल रहा है, उस पर कुछ करो, उस पर भाई इस विषय को रखो। भाई आप लगातार समाज के साथ बने रहते हो, अधिकारियों के साथ बने रहते हो, आप लगातार मुख्यमंत्री जी के यहाँ आते जाते रहते हो, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को बताओ कि धर्मांतरण ईसाई मिशनरी के द्वारा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी महाराज से 4 दिन पहले मेरी वार्ता हुई थी, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े संत और सुसाइड नोट बराबर हो और आत्महत्या करें। ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, और ये सुसाइड नोट नहीं, ये प्लानिंग है। इसके नाते मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इसकी बाकायदे जांच हो, और जब जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मुझको नहीं लगता अपने आप हत्या करेंगे। वाकई बड़ा दुख का विषय है कि आज ऐसी अफसोसजनक खबर हमें सुनने को मिल रही है। एमसी द्विवेदी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। द्विवेदी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, एक व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहा है, क्या 7 पेज का अपना वसीयतनामा नुमा सुसाइड नोट लिखेगा? आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, बताइए द्विवेदी जी।
द्विवेदी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? द्विवेदी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं सीधे चलता हूं महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी के पास। महामंडलेश्वर जी, बहुत दुख की घड़ी आज सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या महाराज जी खुदकुशी कर सकते हैं? और क्या आपको भी लगता है कि एक हत्या है और इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? दीपक जी, हमारी सभी परंपराओं का एकमात्र संस्था है अखाड़ा परिषद। अखाड़ा परिषद के आप अध्यक्ष थे अभी वर्तमान में। और महाराज जी के अंदर जो सहजता, जो संतत्व है, कोई भी साधु चला जाए उससे हंस के मिलना, कोई भी कैसी परिस्थिति लेके जाए कि हाँ इसका समाधान हो जाएगा, जो साधु समाज को, पूरे भक्त समाज को एक मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है। विषम परिस्थितियों से कैसे निकला जाए उसकी प्रेरणा जिस महापुरुष से हमें प्राप्त होती थी, ऐसा महापुरुष के लिए कहा जाए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, गले तो नहीं उतरती। हाँ, ये ठीक है कि जीवन है, पता नहीं क्या परिस्थिति खड़ी हो जाए। मैं आपके माध्यम से कहूँगा प्रशासन को बहुत सजगता के साथ इसकी जरा छानबीन करना चाहिए, क्योंकि ये केवल पूज्य महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज के प्रति नहीं, आज अखाड़े में और हमारे आश्रमों में जिस प्रकार से संपत्ति विवाद हो रहे हैं, कहीं ये षड्यंत्र की बू आ रही है कि कहीं बहुत बड़ी कोई षड्यंत्र तो नहीं है सनातन धर्म को कलंकित करने के लिए, साधुता को कलंकित करने के लिए। और जो मठ मंदिरों की संपत्ति है जो भगवान की है, हम केवल चौकीदार हैं, हम मालिक कभी नहीं। हम किसी साधु ने कभी नहीं कहा कि हम मालिक हैं। संपत्ति भगवान की है, हम केवल उसको व्यवस्थित करने का काम करते हैं, हम कभी मालिक नहीं हैं। समाज मालिक है, ठाकुर जी मालिक हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। अभी हरिद्वार के कुंभ में इतना भयंकर बीमारी थी, फिर भी महाराज जी ने प्रशासन के साथ, संतों के साथ मिलकर के पूरी भव्यता के साथ कुंभ का आयोजन किया। कहीं भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हम लोग को ऐसा कदम उठा सकते हैं। बहुत दुखी हैं हम सब लोग। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि बू तो आ रही है हमको भी कि कहीं न कहीं कुछ कुचक्कर तो है, षड्यंत्र तो है। जैसा कहा जा रहा है ऐसा साफ साफ नहीं है, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए। और मुझे लगता है पूरे साधुता को कलंकित करने का कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। क्या है क्या नहीं ये तो अधिकारी लोग और संबंधित एजेंसियां ही बताएंगी, पर हम सब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या साधुता को कलंकित करने का षड्यंत्र है? जानबूझकर प्रॉपर्टी विवादों को डाला जाए, क्या नए नैरेटिव खड़े किए जाएं, ऐसा क्यों? और क्या कोई सुसाइड नोट लिखेगा 7 पेज का अपने आप को फांसी लगाने से पहले? सीधे चलते हैं एमसी द्विवेदी जी के पास, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। द्विवेदी जी, मुझे बताइए आपके अनुभव से कि क्या कोई व्यक्ति जो अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला हो, इतना बड़ा संत हो जो लोगों को दुख से निकलने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा हो, 2012 से आज तक जब से वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने, क्या कोई इतना बड़ा सुसाइड नोट लिखेगा? क्या आपके गले उतरती है बात? देखिए, सामान्यतः ये बात अविश्वसनीय लगती है कि इतना बड़ा संत और इस आयु में आकर सुसाइड करें, परंतु इसमें 2 बातें बहुत सूक्ष्म जांच की है। एक तो ये क्या कि सभी कुंडियां क्या अंदर से बंद थी जब और दरवाज़ा तोड़ा गया तब लोग पहुँचे, क्योंकि 2 दरवाजे बताए गए हैं, तो दोनों बंद थे कि नहीं थे अंदर से। अगर अंदर से बंद थे दोनों ही दरवाजे, तो ये बहुत ही मतलब सुसाइड की तरफ इंगित करता है। दूसरी बात यह है कि अगर सुसाइड नोट इतना लंबा लिखा है, तो इतना लंबा सुसाइड नोट कोई बंदूक की नोक पर नहीं लिखा सकता। ये अपने आप ही लिखा जा सकता। रखूंगा। आनंद गिरी जो दोषी है उनका स्टेटमेंट आ रहा है। उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। और उन्हीं की हत्या में
उन्हीं की हत्या में जानबूझकर के मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सब? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है, और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बनाया गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था, उस पर क्या कहेंगे? जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए थे, आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी, क्यों अलग? आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहाँ बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपये का लाभ वहाँ से नहीं लिया, मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहाँ से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया, वह प्रयास आज इस रूप में आ गया। इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। महाराज जी, आपका जो विवाद था, समझौता हो गया था उसमें? जो हमारा समझौता हो गया, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी, हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। तो कौन कौन बैठा था समझौते में? समझौते में एक पुलिस के बड़े अधिकारी OP पांडे साहब थे, और एक सपा के पूर्व राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा थे, और सुशील मिश्रा भाजपा के नेता। 3 लोग मेरे साथ समझौते में थे। तो समझौता विवाद क्या था महाराज जी उस समय, जो विवाद हुआ? जो विवाद आपके सामने था हो गया। तो आनंद गिरी फिर सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस वाले लोग इसके अंदर शामिल हैं। सीधे इसी सवाल को लेकर मैं चलता हूं। जैसे अभी MC द्विवेदी जी कह रहे थे कि अगर कुंडियां क्या अंदर से बंद थी, तो जी हां, पुलिस का जो पहला वर्जन आया द्विवेदी साहब, उसके हिसाब से कुंडियां अंदर से बंद थी। लेकिन आनंद गिरी का कहना है कि बाथरूम की तरफ से एक दरवाजा बाहर की ओर खुलता था, यह आनंद गिरी का कहना है। मैं इसी सवाल को लेकर सीधे महंत नारायण गिरी जी के पास चलता हूं। महंत जी, आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा जैसे मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि मठ की संपत्तियों को लेकर इस तरह के विवाद क्यों समय समय पर सामने आते हैं? क्यों साधु संत हैं उनके ऊपर लालच के आरोप लगते हैं? और क्या महंत नरेंद्र गिरी जी, जिनका इतना बड़ा और विशाल व्यक्तित्व था, क्या वो भी भ्रष्टाचार कर सकते थे? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि मठों का संपत्ति का बात किया। मठ का संपत्ति जो है वो किसी व्यक्ति का नहीं होता है, वो तो के लिए प्रबंध करता है, मेहनत होता है, वो एक चौकीदार की तरह होता है। और प्रबंध जो मेहनत है, जो बड़ी मेहनत करता है, वो मेहनत है, उसका संपत्ति ना बिक्री करने में ना अधिकार, किसी प्रकार का अधिकार भी नहीं होता है। अखाड़ों की तरफ से गाइडलाइन होती है। एक सिपाही जैसा होता है कि 24 घंटा उसकी ड्यूटी होती है, वैसे ही साधु का मंदिर व्यवस्था में वो 24 घंटे उसकी मेहनत की रहती है। और कुछ लोग जो षड्यंत्रकारी होते हैं, जो मंदिर के आसपास जो सेवा करने वाले हैं, वो किसी तरह का षड्यंत्र करते रहते हैं। और बहुत से लोग आप देखते हैं कि दुनिया में आजकल जो है एक मकान में 2-2 रजिस्ट्री हो जाती है। तो इस तरह से जो है बहुत से दुष्ट लोग होते हैं। परंतु मैं कहता हूँ कि नरेंद्र गिरी जी महाराज जो है बहुत अच्छे मित्र थे हमारे, बहुत व्यवहारिक थे, और वो बहुत ही साहसिक व्यक्ति थे, और हमेशा से निर्णयात्मक, जैसे कोई बहुत से विषय आते थे जिसमें से सब लोग जो है अखाड़ा परिषद के बहुत से लोगों को मन में ऐसा होता था कि कहीं न कहीं निर्णय लेने में जो है वो सक्षम नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। धामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है, महंत आनंद गिरी को, क्या अपडेट है आपके पास और क्या आरोप है उन पर? आपके हिसाब से क्या बताया आपको उत्तर प्रदेश पुलिस ने? देखिए, मैं सबसे पहले तो परम पूज्य महंत श्री नरेंद्र गिरी महाराज जी के इस आकस्मिक निधन की जो समाचार हम लोगों ने सुना है, उससे हम सब बहुत स्तब्ध हैं, दुखी हैं। और ऐसा कदम उन्होंने उठाया है, ये बड़े हम लोगों के लिए दुख का विषय है। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके
हजारों लाखों जो चाहने वाले उनके शिष्य हैं, भक्त हैं, स्नेहीजन हैं, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और ये तो फिर अब वो चूंकि इलाहाबाद में घटना घटी है और वहीं के लोग थोड़ा इसको ज्यादा अच्छा बचा पाएंगे, ये अभी हमारी जानकारी में आया है और हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जी, तो एक डिटेंशन हरिद्वार से हुआ है, ये जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री जी, ये जानकारी आप तक है? नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं अभी जानकारी करूंगा, मैं जानकारी कर रहा हूं, मैं अपने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करूंगा अभी और जानकारी लूंगा और हम अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उस पर जो भी जरूरी होगा वो सब करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर सिंह धामी जी, श्रद्धांजलि देने के लिए, महंत जी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधे महंत नारायण गिरी के पास चलता हूँ। महंत जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। क्या आपको लगता है महंत नरेंद्र गिरी जी खुदकुशी कर सकते हैं? आप उनके व्यक्तित्व से इतनी अच्छी तरह परिचित थे। देखिए दीपक जी, ऐसे होता है कि बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है, परिस्थितियों में व्यक्ति में बहुत से एकदम तत्काल निर्णय ले लेता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। ये सारी चीज़ें जो है जांच का विषय, जांच हम लोगों ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के है उनसे निवेदन किया है कि सीबीआई जांच हो और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि ये सीबीआई जांच होना चाहिए कि नरेंद्र गिरी जी महाराज जो है वो सबके हित में किसी का भी बुरा नहीं चाहते थे और अच्छे व्यक्ति थे और हमेशा से सबका हित हम लोग हमेशा मिलते रहते थे। अभी भी मेरे को भी 2 दिन पहले बातचीत हुआ, वो राजस्थान में थे कि उदयपुर में इनका आस्थान है एक, तो वहाँ पर उन्होंने किसी भगत से बातचीत करवाया, हमारा भी जानने वाला था, तो उन्होंने बातचीत की तो उन बातों से ऐसा नहीं लगता था कि वो आत्महत्या करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियाँ होती है, व्यक्ति को कुछ निर्णय अपने आप ही तत्काल लेने पड़ते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा संत समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा दुख है कि इतने बड़े जो है हम लोग को तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है, हमारा तो पैरों के नीचे की ज़मीन भी खिसक गई कि हम अभी विश्वास नहीं हो रहा कि नरेंद्र गिरी जी हमारे बीच में नहीं है। जी ठीक, आचार्य विक्रमादित्य जी के पास चलता हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी, दुख की खबर है, सब लोग कह रहे हैं कि किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। क्या आपको भी इसमें कोई षड्यंत्र या साजिश नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत दुखद खबर है। जिस प्रकार से किसी को विश्वास इस प्रकार है ही नहीं। संत समाज का एक ऐसा प्रखर वक्ता, ऐसा प्रखर कार्यकर्ता कि जो असंभव कार्य को भी संपादित करने के लिए कोई स्पष्ट रूप से ही काम करने का प्रयास करते थे। जिस प्रकार से उनका पूरा कार्यकाल देखें तो आपने कैसे कैसे स्पष्ट रूप से जो लोग तथाकथित तौर पे फर्जी बाबाओं का इतना बड़ा नाम था, उन सब के खिलाफ खुलकर सामने आए, उनके खिलाफ काम किया। ऐसे स्पष्ट वक्ता व्यक्ति के लिए दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। तो साफ साफ तौर पे कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। उसकी पूर्ण विश्वास भी हम सब लोगों को है कि आदरणीय योगी जी की सरकार है और वो सब चीज दूध का दूध पानी का पानी अवश्य करेंगे और पूरी जांच की जाएगी। बहुत जल्दी है अभी किस बात को कहना, परंतु जिस प्रकार का वातावरण वहां बना दिखाई दे रहा है, जो चीज दिखाई दे रही है, उनकी जांच अवश्य सही से होनी चाहिए और जिस प्रकार से जो सत्य सामने आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वामी जी इस प्रकार के हैं नहीं कि जो बात समझ में आ रही है कि जिस प्रकार का 7 पेज का उन्होंने सुसाइड नोट के रूप में जो बातें हैं, ये बहुत प्रारंभिक बातें हैं, परंतु इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जैसे ऐसा सब लोग कह रहे हैं, इसकी जांच तुरंत से तुरंत होनी चाहिए। और स्वामी जी ने जिस प्रकार का व्यक्तित्व था उनका, आप समझे कि वो स्पष्ट रूप से काम करने वाले थे, मुखर प्रवक्ता थे, मुखर रूप से बात कहते थे, कोई लाज लपेट वाली बात नहीं थी। जो बात उनको अच्छी नहीं लगी, यदि आप उनके तमाम बयान वगैरह देखे जो आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से साफ साफ कहा। ऐसा व्यक्ति ऐसी बात को बहुत देर तक अपने अंदर 7 पेज लिखना, 7 पेज का नोट लिखना, सुसाइड नोट लिखना, एक बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत विचार किया होगा। और अभी 2-3 दिन पहले ही अच्छे सीएम साहब भी, डिप्टी सीएम भी साहब सब मिलके आए हैं, आनंद जी कल शाम को मिलके आए। जी बिल्कुल मिलके आए हैं, कल शाम को जी बिल्कुल दीपक जी, आप भी हजारों लोग से मिलते हैं और ऐसे बड़े बड़े संत महात्माओं से मिलते हैं जो लोगों को उपदेश देते हैं, सही मार्ग की बात बताते हैं, और उन्होंने तो स्पष्ट रूप से सही मार्ग को चुना भी, सही लोगों को बताया भी। बहुत सारी बातें होती हैं, परंतु जो षड्यंत्र है उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। पुलिस जांच करेगी, योगी जी की सरकार है, कोई भी, मुझे पूर्ण उम्मीद है और समाज संत मंडल को भी इस बार का पूरा विश्वास होगा बिल्कुल कि सत्य प्रकार से सत्य सामने लाने का प्रयास किया जाएगा और सत्य सामने आएगा। बहुत देर तक कोई जिन्होंने षड्यंत्र रचा है वो छुप के रह नहीं सकते। बिल्कुल सत्य सामने आने के लिए बिल्कुल बहुत जल्दी सत्य सामने आने वाला है, ये बात मुझे लगता है। और ये षड्यंत्र ही है, ये आत्महत्या हो नहीं सकती।
ठीक है, महंत राजू दास जी के पास चलता। महंत राजू दास जी, हमने देखा हाल ही में कई सारे जो तथाकथित साधु संत थे, कुछ रेप में फंसे, कुछ हत्या में फंसे, कुछ लोग दूसरे विवादों में फंसे। ये महंत नरेंद्र गिरी ही थे जिन्होंने बाहर निकलकर कहा ये फर्जी है, इनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, इन पर भरोसा मत करिए। इतनी सत्यता और प्रामाणिकता से बात करने वाला आदमी जो सही को सही और गलत को गलत कहना जाने, वो क्या अपने आप का बचाव नहीं कर पाएगा अपनी मनस्थिति से, अपनी परिस्थितियों से? इसीलिए दीपक जी, इसीलिए सवाल उठता है ना दीपक जी कि 7 पन्ने का सुसाइड नोट लिखना, जिसके पास उप मुख्यमंत्री 1 घंटा बैठकर बहस करता है और एक भी बार वो नहीं कहते कि हम किसी से दुखित हैं, पीड़ित हैं, इसको ये कार्रवाई करना है, इसको ये सजा देना है, जिससे सप्ताह में एक बार मुख्यमंत्री चर्चा करता हो, जिसके 2-2 उप मुख्यमंत्री शिष्य हो, डीजीपी संपर्क में रहता हो और उसके बाद उसको आत्महत्या करना पड़े। आत्महत्या वही लोग करते हैं जिनका कोई बस नहीं चलता, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, जिसका कहीं कोई पूछ नहीं होता, वो आत्महत्या करता है। और नरेंद्र गिरी जी तो लगातार सनातन धर्म संस्कृति के लिए मुखर रहते थे, किसी भी विषय को लेकर हो, चाहे साधु समाज में किसी भी प्रकार से देखिए, तमाम लोग ऐसे निकले जिन्होंने तमाम मामले सबको पढ़ा, उन्होंने सीधे खंडन किया, ये साधु नहीं है, ये बहरूपिया है, ये ढोंगी है। अभी नवल किशोर दास जी महाराज जी हैं, महाराज जी बैठे हैं, सारे लोग ये भी इस चीज को, इस विषय को जानते हैं कि प्रखरता से विषय को रखना, निर्भीकता, मतलब किसी भी सरकार के बिना लाग लपेट के, सरकार के किसी दबाव में, यहाँ तक कि जबकि इतना निकटतम संबंध था उनका माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भिड़ जाना, अगर सनातन धर्म के प्रति कोई बात अगर उनको गलत लगती हो तो उनसे भी भिड़ जाना। तो ऐसा व्यक्ति कम मिलेगा और ऐसा व्यक्ति वो भी फांसी की फंदा पर झूले, ऐसा व्यक्ति 7 पन्ने का सुसाइड नोट लिखे, ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए हम शुरू से कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं इसकी बाकायदे जांच हो। अभी ये न कह दिया जाए कि सुसाइड है, सुसाइड अभी कैसे कह सकते हैं तुरंत कि सुसाइड है? अभी 7-7 पन्ने की नोट्स है, उसकी जांच हो कि उनकी राइटिंग मिलती है कि नहीं मिलती है। और तमाम आज तो बहुत मतलब इतनी अच्छे मशीनरी आ गई है कि मतलब उसे क्या अंतर है मिलाया जा सकता है। तभी कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया? इसके नाते अभी भी मैं मानता हूं कि इनकी हत्या हुई है। और ऐसे हमारे धर्मगुरु हैं जिन्होंने सनातन धर्म संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ी, हर परिस्थिति में वो लड़ाई लड़ी। इसके नाते साधु संतों की तरफ से माननीय उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री महाराज से मांग है कि इसकी जांच हो। बिना जांच के कह देना ये सुसाइड है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, बाबा रामदेव कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुन लेते हैं, फिर एमसी द्विवेदी साहब से कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि पुलिस कह रही है ये सब आनंद गिरी का किया हुआ है। वो सुसाइड नोट में मुख्य जो जिसको बोलते हैं कि सुसाइड के लिए उकसाना, जो अबेटमेंट टू सुसाइड है, ये आनंद गिरी पर मामला बनता है। आनंद गिरी पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, तो इसकी जांच कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि आनंद गिरी इस वक्त हिरासत में, क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव, सुन लेते हैं। नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी, जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की बुलंद आवाज है और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को भी हिरासत में लिया है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं केपी सिंह, आईजी प्रयागराज, क्या कह रहे हैं। ये देखिए, अखाड़ा परिषद के ये निर्णय लिया गया है कि अखाड़ा परिषद के जो पंच हैं वो आएंगे, उनकी परंपरा है, उनकी मौजूदगी में निर्णय लिया जाएगा और तब कल दोपहर के बाद इनका पोस्टमार्टम और उसके बाद समाधि का कार्यक्रम होगा, जैसा अखाड़ा परिषद के लोग तय करेंगे। तो क्या आगे की प्रक्रिया होगी ये आईजी बता रहे हैं, लेकिन दुबे साहब, सॉरी द्विवेदी साहब, एमसी द्विवेदी साहब, ये कहा गया कि
आनंद गिरी जो हैं वो एबेटमेंट टू सुसाइड के लिए जिम्मेदार हैं, उनका नाम है, उनको हिरासत में लिया गया। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन आनंद गिरी टेलीविजन कैमरे पर, हमारे न्यूज नेशन के कैमरे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इसके पीछे उनका शायद जो शेडो सिपाही है वो शामिल हैं। कुछ लोगों को उन्होंने नामजद किया है जिनको करोड़ों की संपत्ति महाराज जी ने दी, और इसके अलावा वो पुलिस के एक बड़े अधिकारी की भूमिका पर भी संदेह उठा रहे हैं। और वही बड़े अधिकारी ब्रीफ करके बता रहा है कि नहीं, आनंद तिवारी जिम्मेदार है। ऐसे में मामला किस तरह की जांच होनी चाहिए इसकी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो सुसाइड नोट है उसकी राइटिंग मिलाने की ज़रूरत है। पहले तो ये निश्चित हो कि सुसाइड नोट महंत जी का ही है या नहीं है। यदि है तो लगभग ये निश्चित है कि ये सुसाइड किया हुआ है। अगर उनकी राइटिंग नहीं मिलती है तो फिर उसके कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि आनंद गिरी जी पर आरोप लगा रहे हैं, उससे उनका कितना अपराध बनता है। जितना अभी तक बताई गई बात कि उन्होंने नोट में ये लिखा कि ये हमें परेशान कर रहे थे, इतने मात्र से अपराध नहीं बनता है, कानूनी स्थिति ये है। लेकिन संदेह पैदा हो जाता है कि तो उस संदेह के आधार पर आनंद गिरी जी से पूछताछ होनी चाहिए अच्छी तरह, और उनका कितना रोल था आगे। लेकिन केवल अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि फला आदमी से हम बहुत परेशान हैं इसलिए हम सुसाइड कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि वो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि इतनी बात से नहीं बनेगा अपराध। अपराध तब बनेगा जब कोई क्लियर कट एविडेंस हो, कोई उन्होंने कार्य किया हो, कोई ये कि जो ज़मीन वाली बात आई कि उन्होंने कहा ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, अपना अपना ओपिनियन है, उन्होंने कह दिया नहीं बेचनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहते कि नहीं हम आपको मार डालेंगे अगर आप ज़मीन बेच देंगे, तो बात अलग थी। तो अभी तक जो इतनी बातें सामने आई उसमें अपराध नहीं बनता, लेकिन पूछताछ होनी चाहिए आनंद गिरी जी से, ये कानूनी स्थिति है जी। अभी अभी खबर आई है, आद्या तिवारी जो बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, और उनका बेटा संदीप तिवारी, इनका नाम भी आत्महत्या के नोट में लिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं द्विवेदी जी? ये पूरी पोथी है, ये पूरी किताब है आरोपों की, या सुसाइड नोट है? क्या आपने ऐसा सुसाइड नोट अपने पूरे पुलिस कैरियर में कभी देखा? 7 पेज का, जिसमें कई नाम हो और उनको जिम्मेदार ठहराया गया हो। 7 पेज बहुत लंबा होता है। ऐसे में इतना लिखने में तो आदमी मन बदल ले अपना। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने नहीं देखा, और सामान्यतः कोई इतना लंबा सुसाइड नोट लिखता नहीं है। जो इतना लंबा लिखता है उसका मस्तिष्क बदल जाना चाहिए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि राइटिंग मिलाई जाए उनकी पुराने लेखों से कि ये उनका लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर उनका लिखा हुआ नहीं है तो बहुत कुछ चांस है कि हत्या का हो। अगर कुंडियाँ अंदर से बंद नहीं थी सब, तो अगर सब कुंडियाँ बंद थी और फिर ऐसी स्थिति मिलती है तो फिर तब भी आत्महत्या ही माना जाएगा उस स्थिति में। नहीं, पुलिस तो ये क्लेम कर रही है कि कुंडियां बंद थी। पुलिस ये क्लेम कर रही है, मैं आपको बता दूं, पुलिस ये क्लेम कर रही है कि कुंडियां बंद थी। अब मैं सीधे यहाँ से महंत नवल किशोर दास जी के पास जाता हूँ। महंत जी, आनंद गिरी पर आरोप लगते हैं, आद्या तिवारी पर लगते हैं, संदीप तिवारी पर लगते हैं। दूसरी बात, आनंद गिरी, माफ कीजिएगा, आनंद तिवारी कह रहा हूँ, आनंद गिरी पलटकर पुलिस वालों पर आरोप लगाते हैं। तो क्या इससे संदेह नहीं उत्पन्न होता, और क्या ऐसे में प्रयागराज पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए? देखिए, मैं पहले निवेदन करूंगा कि आश्रमों में या गुरु शिष्य में थोड़ा बहुत तो व्यवहारिक कहीं हो सकता है कि अनबन हो। हमारे यहाँ गुरु शिष्य का संबंध इस प्रकार का होता है कि गुरु केवल संकेत करे और शिष्य अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर देता है। गुरु शिष्य में कोई संवाद तो हो सकता है, विवाद की कल्पना हमारे यहाँ नहीं की जाती गुरु शिष्य परंपरा में, क्योंकि शिष्य अपना सर्वस्व न्यौछावर करके गुरु की शरणागति होता है। परंतु कोई यदि कदाचित कोई ऐसा अवांछनीय व्यक्ति हो संपत्ति के लिए शिष्यत्व ग्रहण करे तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जो स्वाभाविक साधना की परंपरा में जो हमारे यहाँ नियम है, वो शिष्य अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सदगुरु की शरणागति प्राप्त करता है। और सदगुरुदेव भगवान जो संकेत करते हैं, आदेश नहीं, संदेश केवल संकेत करते हैं, अक्षर से उसका पालन करता है। अब इसमें कितना विवाद था तो मैं तो नहीं ज़्यादा कुछ कह सकता हूँ। निसंदेह वो जो एजेंसियाँ हैं वो जांच करेंगी, पर मैं इतना ही कहूँगा कि गुरु शिष्य के संबंध में संवाद हो सकता है,
विवाद की परिकल्पना हमारे यहाँ नहीं की जा सकती, न होती है, क्योंकि जैसा भी हमारे सब संतों ने कहा, हम संपत्ति के मालिक हैं ही नहीं, हम तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके साधु बने हैं। गुरुदेव कहेंगे सेवा करनी है, करेंगे, कहेंगे चलो जाओ घूमो, घूम चले जाएंगे। तो कोई विवाद की कल्पना ही नहीं की जा सकती। पुनः निवेदन करूंगा कि संदेहप्रद है आजकल जिस प्रकार से कुछ लोगों की मठ मंदिरों की संपत्ति पर कुदृष्टि है, कई जगह है, उससे संदेह व्यक्त तो होता है। कई बार हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा हुआ होगा, हो सकता है गुरु शिष्य में कुछ अनबन हो गई हो, उसका कुछ लोग लाभ उठाना चाहते हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कि कुछ लोग संपत्ति पर कुदृष्टि रखते हों और सोचा हो गुरु शिष्य में कुछ अनबन है, चलो उसको बढ़ावा दे देते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा शायद हुआ हो। तो जो एजेंसियां हैं वो निर्णय करेंगी, परंतु हम सबके लिए बहुत दुखद है। और किसी भी मठ पर, चाहे गुरु शिष्य में हो चाहे भक्तों में हो, संपत्ति को लेकर के कोई विवाद होता है तो ये संतत्व के लिए कलंकित करने वाला विषय है। और आज पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जैसा हमारे मध्य में नहीं है, ये हमको बहुत गहन दुख है। पर हम ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो स्वयं एक संत हैं, एक मठ के महंत हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निष्पक्ष जांच होगी और अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिले। ये मैं जरूर मांग रखता हूं कि भविष्य में कोई मठ मंदिरों के प्रति, संतों के प्रति ऐसा कुचक्र दृष्टि न कर पाए, चाहे कोई भी हो। यदि कोई जो अपराधी है उसे कठोर से कठोर, भारत के संविधान के तहत कठोर से कठोर दंड मिले और कोई व्यक्ति हो उसको आगे सीख मिले कि मठ मंदिर की संपत्ति भगवान की है, किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती। आपने बात सिद्धांतता तो ठीक बोली, लेकिन मेरा एक काउंटर पॉइंट सुनिए। सनातन धर्म के आलोचक है महंत जी, जो सनातन धर्म के आलोचक हैं, जिसमें कई हिंदू शामिल हैं, कई ऐसे लोग शामिल हैं जो दूसरी राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करते हैं, आप हिंदूवादी या सनातन धर्म की विचारधारा को फॉलो नहीं करते। मेरा सवाल सीधे नारायण गिरी महाराज जी से है। नारायण गिरी महाराज जी मुझे बताइए, वो तो कह रहे हैं कि लोग साधु संत इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि मठ मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा करें और उनका भोग कर पाए, इसमें कितनी हकीकत है ये भी बता के जाइए मुझे आज। देखिए दीपक जी, ऐसा बात नहीं है। नहीं, कोई भी व्यक्ति जब आता है साधना के लिए आता है, मंदिर में कोई शिष्य बनने आता है, तो वो अपनी सनातन धर्म के साधना के लिए विशेष करके कोई शिष्य बनता है। कुछ मान लीजिए कि रुपये में 1-2% लोग ऐसे भी लोग होते हैं कि जो संपत्ति के लालच से आते हैं, जो लोभ से आते हैं, और उनको मन में कहीं न कहीं ऐसा भावना रहती है कि यहाँ जो है गुरु का जो है ये इतनी बड़ा संपत्ति है, वो जो मुझे मिल जाएगा मैं तो बन जाऊँगा। तो ऐसा बात नहीं है कि हर एक क्यों जो है जब संत बनता है तो संत बनने के बाद में बहुत बड़ा परिश्रम मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा है कि सुबह 4 बजे उठो, पूजा पाठ करो, है शाम को 10 बजे तक 11 बजे तक भगत लोग आते हैं, उनको मिलना तो बहुत ही कठिन जीवन होता है साधु का, संत का, और साधना का जीवन है। और इतना जो है गुरु का आज्ञा में पालन करने हुए करते हैं। हम लोगों ने गुरु जी का 1-1 बजे तक सेवा करते थे, उसके बाद में 3 बजे उठ के मंदिर धुलाई सफाई करते थे। तो ये जो गुरुओं का परंपरा रहती है, और ये है कि वैदिक सनातन धर्म का ये जो एक तरह से हम लोग चौकीदार होते हैं, वो जो है सेवक होता है कि जो भी भगत आए इसको कोई कष्ट ना हो, वो भगवान का पूजा अच्छे से करे, शांतिपूर्वक करे। तो यही हमारा सभी का दृष्टिकोण रहता है भारतीय साधु समाज का। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पूरी तरह से जो बना हुआ है वो यही है कि भाई कोई फर्जी, कोई नकली साधु नहीं आए। तो इसमें जो है नरेंद्र गिरी जी महाराज वो हमेशा से वो अपनी बात जो है पूरे ढंग से रखते थे, और उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता था कि कितना भी बड़ा शक्तिशाली साधु हो उसके लिए भी जो फर्जी है तो फर्जी बोलने में जो है, और उसको अखाड़ा परिषद से निष्कासित करने में उनको कुछ समय भी नहीं लगता था। फटाफट जो है निष्कासित करते, अखाड़ा परिषद में प्रस्ताव लाकर तुरंत जो है उनको वो कर देते थे। तो महाराज जी का ऐसा उनका स्वभाव, एक ऐसा स्वभाव था कि वो किसी के प्रति कोई वैर नहीं रखते थे, अपने शिष्य के प्रति भी बड़ा भाव रखते थे। और ये मान लीजिए कि देखिए कि परंपरा से जो संपत्ति होती है मठों की, वो तो भगवान की संपत्ति है, वो व्यक्तिगत किसी की संपत्ति होती नहीं है। कुछ लोग अपने परिश्रम से, मान लीजिए कोई अपने स्तर पर बहुत से साधु संत है, कोई कहीं ज़मीन खरीद के ज़मीन बेचने लगे तो वो प्रॉपर्टी डीलर का काम कुछ लोग करने लग जाते हैं, परंतु साधु संतों का ये कार्य नहीं होता है। महात्माओं का तो हमेशा से भजन करना, पूजा पाठ करना, और जितने भी भगत लोग सेवा करने वाले आने वाले हैं उनको किसी भी तरह का तकलीफ नहीं हो, इसी बात का लिए विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। जी
साध्वी विभानंद गिरी जी जुड़ चुकी हैं, जूना अखाड़ा से जुड़ी हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा। साध्वी जी, बहुत दुख का दिन है आज और हम सभी शोकाकुल हैं। मैं लेकिन महंत जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं पत्रकार की हैसियत से, क्योंकि मुझे भी ये खबर जो है पच नहीं रही है। मुझे बताइए, महंत राजू दास अगर चाहें तो क्या जो आरोप लगाया था आनंद गिरी ने, उनके शिष्य ने, जिसके लिए उसने बाकायदा माफी मांग ली थी कि नरेंद्र गिरी आपके मठ की संपत्तियों का निजी इस्तेमाल करना चाहते थे और अपने चेले चपाटों को बेचना चाहते थे, क्या महंत राजू दास अगर चाहें तो हनुमानगढ़ी की कुछ संपत्ति को बेच सकते हैं? बताइए मुझे। पहली बात तो ये है, मैं राजू दास जी से सवाल पूछ रहा हूँ। राजू दास जी से सवाल है, 1 मिनट। राजू दास जी बताइए। शायद राजू जी तक आवाज नहीं पहुंची। विभा जी, आपने सवाल सुन लिया, क्या आप जूना अखाड़ा की कोई संपत्ति बेच सकती हैं? विभा जी बताइए। मैं आह्वान अखाड़े से संबंध रखती हूँ, मैं आह्वान अखाड़े की श्रीमंत हूँ। कभी भी हमारे यहाँ जो संपत्ति होती है वो भगवान की होती है, व्यक्तिगत हमारे यहाँ कोई संपत्ति नहीं होती है। और ये मठों में जो भी संपत्ति है भगवान के नाम पर होती है। कोई भी मठ की संपत्ति को बेच नहीं सकता है, उसमें धर्म का कार्य कर सकता है, भारतीय संस्कृति का कार्य कर सकता है, वेदशाला बना सकता है, व्यायामशाला बना सकता है, भोजनशाला बना सकता है, राष्ट्र की एकता, उन्नति, अखंडता के लिए कार्य कर सकता है। उस संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं है। तो फिर ये और गुरु शिष्य परंपरा एक दिन की नहीं है, ये वर्षों वर्षों की प्राचीन परंपरा है। जब हम अपने गुरु के पास आते हैं और दीक्षा लेते हैं तो एक दिन में ही चेला नहीं बन जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ समय पहले रखते हैं शिष्य को, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे महापुरुष बनाते हैं, फिर कुछ समय के बाद उसे संन्यास परंपरा में लेकर आते हैं, फिर उसके बाद गुरु अपने चेले को परखता है, तो तब कहीं जाकर के वो उसे अपने विश्वास में आने के बाद गुरु और शिष्य परंपरा का संबंध, शरीर और आत्मा का जो संबंध है वो गुरु शिष्य परंपरा का, हमारे यहाँ गुरु शिष्य का संबंध होता है। तो हमारे यहाँ पर ये जो भी संपत्ति है वो सारी अखाड़े की होती है या मठ की होती है, उसे कोई बेच नहीं सकता। और जो यहाँ पर अभी चल रहा है ये निश्चित रूप से कोई एक षड्यंत्र है, तो इसमें षड्यंत्र के अलावा दूसरा कोई कहानी नहीं है। बाकी महाराज जी इतने बेबाकी थे, जो भी कार्य करते थे तो बड़ा बेबाक तरीके से डिसीजन लेते थे, तत्काल उस काम को पूरा करते थे। और उन्होंने अगर देखा आपने कि आनंद गिरी जी को उन्होंने कैसे 1 मिनट में, गुरु चेले में थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। हमारे यहाँ तो अखाड़े में गुरु के साथ बैठते हैं, सेवा करते हैं, गुरु ने 2 थप्पड़ मार दिया, चेला नाराज हो गया, शाम को एक साथ बैठ करके रोटी खाते हैं। कभी गुरु अपने शिष्य के बिना 1 मिनट नहीं रह सकता, कभी शिष्य गुरु के बिना नहीं रह सकता। वही नरेंद्र गिरी जी महाराज का हाल था कि उन्होंने आए और आनंद गिरी को माफ कर दिया। तो उसमें जो नाम लिखे गए हैं, जो भी कुछ है, मैं तो इसको मानती हूँ कि कोई षड्यंत्र के कारण उसमें होगा। बाकी इस तरह से कोई शिष्य कभी किसी गुरु के साथ नहीं कर सकता। कोई शिष्य कभी किसी गुरु के साथ नहीं कर सकता। सीधे मैं रुकूंगा यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम चलेंगे तो ये भी आपको बताएंगे कि आनंद गिरी पर इससे पहले क्या क्या आरोप लग चुके हैं। उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं, लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जाए जिसका व्यक्तित्व हमेशा से विवादों में रहा है? और क्या उस विवादित व्यक्ति के चलते महंत नरेंद्र गिरी फांसी पर झूल जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, 7 पेज का सुसाइड नोट कौन लिखता है? ब्रेक के बाद देखते हैं। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं आज आई एक दुखद खबर की, जिसमें संतों और साधुओं की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक उनका शव एक पंखे से लटका हुआ उनके कमरे के अंदर मिला। कमरे के दरवाजे चारों तरफ से अंदर से बंद थे। एक 7 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पहली तस्वीरें आप प्रयागराज से देख सकते हैं। प्रयागराज में उनका मठ, जिसके अंदर वो रहते थे, बड़े हनुमान का मंदिर था जिसके पास उनका मठ था। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके चेले थे। योगी आदित्यनाथ से उनका गोरक्षनाथ मठ के साथ संबंध था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनका विशेष आदर करते थे। अखिलेश यादव ने सबसे पहले उनकी मौत पर दुख जताया। सभी पार्टियों के नेताओं के लिए वंदनीय थे, प्रातः स्मरणीय थे। ऐसे में नरेंद्र गिरी की मौत, और वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में, सबको असहज कर दिया है। मेरे साथ आज जितने भी मेहमान जुड़े, मेरे साथ
जुड़े महंत नारायण गिरी, मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़े, मेरे साथ महंत राजू दास जुड़े, मेरे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जुड़े, मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़े, जो कि अभी भी जुड़े हुए हैं। और सबका ये मानना है, सब गमगीन है, सबका ये मानना है कि किसी को उनके कानों पर भरोसा नहीं हो रहा कि महंत नरेंद्र गिरी इस तरह की परिस्थितियों में खुदकुशी भी कर सकते हैं। आनंद गिरी जो उनके शिष्य थे, जिन्होंने उन पर आरोप लगाए थे कि वो मठ की संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने वैभव के लिए, अपने चेलों को देने के लिए, उस संपत्ति को बेच रहे हैं, उन्हीं आनंद गिरी पर जो सुसाइड नोट है उस पर आरोप लगा है। इसके अलावा आद्या तिवारी जो बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, उनके बेटे संदीप तिवारी, उनका नाम भी इस कथित सुसाइड नोट में है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सुसाइड नोट 7 पेज का है। क्या कोई अपनी जान देने वाला व्यक्ति 7 पेज का सुसाइड नोट लिखेगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो भी इस स्तर का संत जिसके यहाँ पर मंत्रियों की, जिसके यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की, जिसके यहाँ पर प्रधानमंत्रियों की लाइन लगा करती हो। क्योंकि प्रयागराज जो भी जाता था, जिस पार्टी का भी नेता होता था, वो महंत नरेंद्र गिरी से जरूर मिलता था। कुंभ का संचालन, सिंहस्थ का संचालन, ये सब अखाड़ा परिषद की जिम्मेदारी होती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जहां पर करोड़ों लोग आते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में भी जिसका नाम लिखा जाता है, ऐसा व्यक्ति ऐसी बात कर ले, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। सीधे चलूंगा आचार्य विक्रमादित्य के पास। आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं। आचार्य विक्रमादित्य, आपने सबको सुना, आपको क्या लगता है, आपको किन किन बातों पर संदेह लगता है इस कथित सुसाइड की थ्योरी के बारे में? दीपक जी, आप भी क्राइम से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, मुझसे ज्यादा अनुभव क्राइम का आपको होगा, जिस प्रकार का आपने एक बड़े बड़े केसेस देखे। इस आयु के अंदर स्वामी जी जिस आयु के अंदर थे, कैसे वो पंखे पे रस्सी बांधी होगी, कैसे वो ऊपर चढ़े होंगे। आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार का उनको चलने में भी, घुटनों में जिस प्रकार की अभी आप फोटो दिखा रहे हैं, उसके अंदर देख के साफ साफ लगता है ऐसे व्यक्ति को टेबल पर चढ़कर रस्सी पंखे पे बांधना और फिर उस पे अपने आप को बांधकर फिर आगे ऐसे सुसाइड करने की जो बात है, वो कहीं पचती नहीं है बात साहब। जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, जैसा व्यक्तित्व था उनका, आप समझे कि तथाकथित तौर पर हर व्यक्ति जो भी उन्होंने बात की कभी छुपाई नहीं, साफ साफ जो बात थी हमेशा प्रखर होकर मतलब साफ तरह से बोली, जो जो उनकी इच्छा। देखिए, हर व्यक्ति है, संत की बहुत सी इच्छाएं होती हैं और उनकी भी बहुत सारी इच्छाएं थी, वो सारा समाज के समक्ष है, और उनको कोई अच्छी नहीं लगी तो शायद उन्होंने हर नेता के समक्ष वो बात रखी, खुलेआम खुले मन से वो बात रखी। और वो व्यक्ति ऐसे नहीं थे कि जो इस प्रकार की चिट्ठी और जो बात लिखी जा रही है इस बात की बात रखें। और जो आनंद जी की बात अभी अब सुनने को मिली, उनके बारे में बहुत सारी विभिन्न बातें बहुत सारे नेट पर अवेलेबल हैं, जिस प्रकार के उनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में केसेस हुए और कई जगह जगह पर उनके खिलाफ जो केसेस हुए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। और ये सब लोग जिस प्रकार से संत महात्माओं के साथ जुड़ते हैं और उनके उसके बाद इन संत महात्मा, हमारे सब संत महात्माओं के साथ जुड़कर कुछ गलत लोग आ जाते हैं, और उन गलत लोगों को सामने लाने के लिए आज जो जांच एजेंसीज हैं उनको सही से काम करने की आवश्यकता है, और दूध का दूध पानी का पानी करने की आवश्यकता तुरंत है। और हमें पूर्ण विश्वास है योगी जी की सरकार है, जिस प्रकार के कार्य तुरंत से करती है, और बहुत जल्दी, बहुत देर नहीं लगेगी इस सत्य को सामने आने में। बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं कि समझ में नहीं आ रहे हैं, और संत आमतौर पर जब बैठते हैं रूम के अंदर तो लॉक नहीं लगाते। ये जो लॉक लगाने की बात समझ में आ रही है, आप समझे, आमतौर पे मैं भी बहुत सारे महात्माओं पे जाता हूँ, संत महात्मा आता हूँ, हमारे किसी कमरे में लॉक नहीं लगता, खुलेआम बैठते हैं, हर जगह बैठते हैं, कोई तिजोरी में रखने वाली कोई चीज होती नहीं है। मेरा भी आश्रम है, आप स्वयं आए हैं, और वहां मैं जहां बैठता हूं, जहां पर विश्राम भी करता हूं, शायद आज तक कभी कोई अंदर से कुंडी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। और यहाँ पर जो बात की जा रही है जिस प्रकार की, तो यहाँ पर आचार्य जी, मैं आपको 1 मिनट पे रुकूंगा। मेरे साथ नोटेड पुलिस ऑफिसर, सेलिब्रिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। विक्रम सिंह जी, पूरी खबर आपने जरूर सुनी होगी महंत नरेंद्र गिरी के बारे में, आप व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का। मुझे बताइए, इस पूरी सुसाइड थ्योरी और 7 पेज के सुसाइड नोट में किसी बात पर आपको संदेह होता है एक पुलिस वाले के तौर पर? दीपक जी नमस्कार। मैं इस गद्दी से और महंत जी से दशकों से जुड़ा हुआ हूं, और इस गद्दी से कई पुश्तों से जुड़ा हुआ हूं। मैं कम से कम इसको हजम नहीं कर पा रहा हूं कि महाराज जी आत्महत्या करेंगे। मैं उनको जमाने से जानता हूं, वो बल्कि जो आत्महत्या करने वाले होते हैं, वो अगर उनके पास जाते थे तो उनका संकल्प बदल जाता था और उनकी निराशा समाप्त हो जाती थी। महंत जी उनमें से थे, महाराज जी उनमें से थे।
जो कि सदैव सबको आशा और मंगल की शुभकामना देते थे और मंगल की तरफ ले जाते थे। और ये कोई अगर आत्महत्या करता है तो वो एक पल का होता है दीपक जी, और अगर वो पल गुजर जाता है तो आत्महत्या का सवाल समाप्त हो जाता है और वो जो मन में दुश्चिंताएं होती समाप्त हो जाती। कोई निबंध नहीं लिखता है 8 पन्ने का। 8 पन्ने का अगर निबंध लिखा है तो इसका मतलब दीपक जी ये स्पष्ट है कि उनका दिलो दिमाग अभी काम कर रहा है। और महंत जी उस श्रेणी के थे ही नहीं कि जो कि आत्महत्या का चिंतन भी कर सके। उन्हें किस बात की कमी थी? सारे राजनेता, हर राजनीतिक दल के बड़े से बड़े राजनेता उनके चरणों में बैठते थे। बड़े से बड़े शीर्षस्थ वरिष्ठ अधिकारी हम हो, डीजी हो, चीफ सेक्रेटरी उनके चरणों में बैठते थे। धन की अपार वैभव की कोई कमी नहीं, सब कुछ उनके पास था, तो आत्महत्या करेंगे क्यों? अगर किसी से शिकायत होती तो निसंदेह वो उसके बारे में निराकरण कर सकते। ये दीपक जी मेरा अगर अपना कयास है, पहली चीज इसमें पुलिस को मेरा परामर्श होगा कि हत्या के दृष्टिकोण से विवेचना जरूर कर लें, क्योंकि आत्महत्या का नोट इतना विस्तृत, इसका मतलब किसी शातिर दिमाग व्यक्ति की ये उपज हो सकती है जिससे कि इसको हत्या को आत्महत्या का रंग दे दें। तो दीपक जी मेरा पहला निष्कर्ष तो ये है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि महाराज आत्महत्या कर सकते हैं। दरवाजा अंदर से बंद करते, मैं बचपन से जा रहा हूँ, मैं सबसे उम्र दराज हूँ इस वक्त, मैंने आज तक वो दरवाजा आज तक अंदर से बंद होते हुए देखा ही नहीं। और 3 पुश्त से तो मैं जा रहा हूँ, मेरे दादा जाते थे, मेरे पिताजी जाते थे, मैं जाता रहा हूँ, मेरे पुत्र जा रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक ये कभी सोचा नहीं था कि इतनी महान और पवित्र गद्दी में इस प्रकार का लांछन लगाने के उद्देश्य से और धन की लोलुपता के कारण इस तरह का कृत्य भी हो सकता है। तो दीपक जी मेरा परामर्श होगा कि हत्या के दृष्टिकोण से जरूर देख लें। सर लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि पुलिस ने तो खोलते से ही बता दिया कि भाई कुंडी चारों तरफ से बंद थी, आत्महत्या का शक है। फिर उसके बाद 7 पेज का सुसाइड नोट भी आ गया। फिर आत्महत्या में जिन जिन लोगों के नाम लिए उनके नाम भी पुलिस ने सार्वजनिक कर दिए और उनको गिरफ्तार भी कर लिया। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि पुलिस इस केस को बंद करने की जल्दबाजी कर रही है? क्योंकि जो एक आरोपी हैं आनंद गिरी, जिन पर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आरोप लगा है, उन्होंने कुछ पुलिस वालों के नाम भी लिए हैं कि वो भी षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में प्रयागराज पुलिस जांच कैसे करेगी? इसमें दीपक जी आपने सही कहा, कम से कम सीबीसीआईडी, सीबीआई नहीं तो सीबीसीआईडी की जांच होनी चाहिए। और सीबीसीआईडी की जांच करने पे ये देख लें कि पुलिसकर्मी वहां पहुंच जाते थे, सिपाही से लेके डीजीपी स्तर, सेवारत और अवकाश प्राप्त सभी जाते थे वहां। तो अगर उनकी कोई भूमिका दिखाई पड़ती है, लेकिन आनंद गिरी और जो आरोपी हैं भले ही एबिटमेंट टू कमिट सुसाइड में हो, लेकिन अगर वो आरोपी हैं तो उनकी आरोपी की बात को हल्के में और वो अपने बचाव में कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आनंद गिरी जी की अपनी सच्चाई क्या है, उनकी मौजूदगी क्या है? रही बात दरवाजा चारों तरफ से बंदा, मैं कितने उदाहरण दे सकता हूं कि जो हत्या को आत्महत्या की करार देते थे तो ऐसी सफाई से उसको करते थे, चारों तरफ से सिटकरी लगा करके चोर दरवाजे से बाहर जा करके ये दिखाते थे कि कमरा चारों तरफ से बंद है। हकीकत ये थी कि बंद करने का उद्देश्य भी यही था कि जिसे दिखाएं कि फूल प्रूफ कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है। लेकिन अगर गहराई से इसकी जांच की जाए तो मैं समझता हूं कि सच्चाई सामने आ जाएगी। दीपक जी एक आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? क्योंकि अभी तो खबर आ रही है कि शायद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होगा, 8:30 बजे सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इतनी जल्दबाजी क्यों प्रतीत हो रही है वहां पर परिस्थितियों के हिसाब से? दीपक जी ये मेरी समझ में नहीं आता, महत्वपूर्ण प्रकरण है और अस्वाभाविक मृत्यु है, इसमें तो पोस्टमार्टम नहीं, पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के द्वारा वीडियोग्राफी होनी चाहिए इस पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम न करना ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा, अन्याय होगा महाराज जी के साथ। और सच्चाई जानने का हक है, क्योंकि मैं उस गद्दी का भक्त हूँ और 3 पुश्त से अगर जा रहा हूँ तो मेरी मांग होगी कि पोस्टमार्टम महाराज जी का होना चाहिए, जिससे पता लगे और अपराधियों का सफल अनावरण हो सके। और अंतिम संस्कार में जल्दबाजी न करें, पूरी जांच करने के उपरांत 3 डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम और वीडियोग्राफी वाला पोस्टमार्टम होना चाहिए। और जल्दबाजी में अगर किया तो जो जल्दबाजी में पोस्टमार्टम न करके अंतिम संस्कार करेंगे, हो सकता है कि कालांतर में उनके ऊपर भी 201 आईपीसी के दंड पंजीकृत हो जाए, अपराध को छुपाना, साक्ष्य को मिटाने में। इसलिए मैं उनको आगाह करना चाहूंगा, ऐसा कोई काम न करें 201 के अपराधी बन जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे एक खटाखट एक सवाल सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी। आचार्य जी कह रहे संतों का पोस्टमार्टम नहीं होता, सच्चाई के लिए पोस्टमार्टम होना चाहिए। एक लाइन में जवाब दीजिएगा। और यही सवाल मेरा महामंडलेश्वर जी से और महंत नारायण गिरी जी से। बिल्कुल होना चाहिए सर,
जब तो भारत की दंड संहिता के अनुसार से जो व्यवस्थाएं आईपीसी के अंतर्गत की गई है, सत्य सामने लाने के लिए सरकार को अपने कृत्य के अनुसार काम करना चाहिए। सनातन पद्धति में ऐसा कोई निषेध नहीं है कि हम जिसके ऊपर खड़े हो जाएं। मान जी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए। हाँ, पोस्टमार्टम तो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और क्योंकि उसमें पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाएगा। सभी कह रहे हैं पोस्टमार्टम होना चाहिए। और 100% लोग, मेरे देश के बहस के दर्शक बारे, माफ कीजिएगा वक्त इतना ही है, 100% लोग बोल रहे हैं कि सच्चाई, महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सच सामने, यानी सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। 100% लोगों का मानना है, हमारा भी यही मानना है। लेकिन चलते चलते न्यूज नेशन परिवार की तरफ से, हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से, मेरे तमाम सहयोगियों की तरफ से हम यही भगवान से उम्मीद करते हैं कि वो महंत नरेंद्र गिरी को श्री चरणों में स्थान दे। नमस्कार।